वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। काशी में वैसे तो पग पग पर आपको मंदिर दिखाई पड़ जाएगा। मंदिर में देवता और देवता पूजित प्राण प्रतिष्ठित उनकी सदा सेवा होती रहती है। आज जिस मंदिर के सम्मुख आपको लेकर के मैं आया हूं, जिस गणेश जी का आपने दर्शन किया, ये अर्क विनायक हैं। लेकिन इस मंदिर के साथ साथ इस जगह को आज देखना होगा। ये कोई दर्शनीय स्थल है मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये तपस्थली है। अगर आप वाराणसी के कहीं आसपास रहते हैं, वाराणसी आपका आगमन होता है और आपकी इच्छा होती है कि मैं थोड़ा तप करूं, थोड़ा जप करूं, तो आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ स्थान निर्धारित मैं कर सकता हूं वो यही है। ये तपस्थली है। आइए मैं इस जगह का दर्शन आपको सबसे पहले करा दूं। वैसे तो वाराणसी में देखने योग्य, घूमने योग्य आपको बहुत से स्थल दिखाई पड़ जाएंगे, बहुत से जगह दिखाई पड़ जाएंगे। ये जगह तुलसी घाट के अंतर्गत आता है। मैंने जैसा कहा कि ये स्थल तपस्थली है। नीचे माँ गंगा और ये पीपल का अद्भुत वृक्ष, यहाँ गणेश जी की सन्निधि में बैठकर जप तप करने का अद्भुत ही आनंद मिलता है। ये बड़ा अद्भुत जगह है। जब भी मौका मिले आपको, कभी आप वाराणसी आएँ तो इस जगह पर अवश्य आइए। गणेश जी के पास बैठ करके, बहुत छोटा जगह है ये। मैंने जैसा कहा कि आप बड़े जगहों को जो देखते हैं वैसा कोई बड़ा जगह नहीं है, लेकिन सबसे सुरम्य इस जगह के वातावरण को जरा देखिए। नीचे गंगा जी, यहाँ ये पीपल का सघन वृक्ष और फिर गणेश जी, अद्भुत है ये जगह। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं। तो आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम। एक एक करके मैं आपके प्रश्नों का आज जवाब दूंगा, यहीं गणेश जी के पास बैठ करके। तो चलिए, सबसे पहली जो जिज्ञासा है ये गणेश कंडके जी की है। इन्होंने पूछा है, मेष लग्न और राशि के 11वें भाव में शनि अस्त होकर के सूर्य के साथ हैं, तो किसी को ऋण नहीं देना चाहिए? देखिए, लाभ भाव में शनि हैं और सूर्य के साथ अस्त हैं। यहाँ पर ऋण से संबंधित वैसी कोई समस्या तो नहीं दिखाई पड़ती है। हाँ, ये जरूर है कि मंगल के बारे में मैंने सदैव अपने कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया है कि मंगल की दृष्टि अगर षष्ठ भाव पर पड़ रही हो, मंगल की राशि षष्ठ भाव में हो, या मंगल किसी भी प्रकार से षष्ठ भाव से संबंध बना रहे हों, तब आपको ऋण नहीं देना चाहिए। इस स्थिति से ऋण का कोई लेना देना नहीं, आप ऋण दे सकते हैं अगर ऐसी जरूरत हो तो। हालांकि आज के समाज और परिवेश में इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि ऋण देना कतई ठीक तो है ही नहीं। वीरेंद्र दुबे हैं, इन्होंने पूछा है, कुंभ लग्न में गुरु और केतु अष्टम में रहने पर क्या करना चाहिए? कुंभ लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति लाभेश और धनेश होते हैं। केतु के साथ अष्टम भाव में हो तो ये आकस्मिक धन प्रदायक है। जहां आप रहते हैं वहां पर अगर लॉटरी की व्यवस्था है तो लॉटरी लीजिए। प्रिय दर्शकों, यहाँ एक बात आपको बताना चाहता हूं। मैं बाहर हूं और बाहर आपको बिल्कुल नॉइसलेस तो साउंड मेरा नहीं आएगा। बाहर से अगल बगल जा रहे लोग, वो रुक जा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं, तो उसके चलते थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, तो कोई बात नहीं, आप लोग उसको मैनेज करिए। तीसरा जो प्रश्न है, ये शारदा पांडे लोहानी, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न की कुंडली में षष्ठ भाव में स्वगृही गुरु हैं, चंद्रमा के साथ युति में हो, तब भी क्या गजकेसरियों का फल देगा? तुला लग्न की कुंडली में षष्ठ भाव में स्वगृही गुरु हैं, चंद्रमा के साथ युति में, तब भी क्या गजकेसरियों का? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ये याद रखिए कि तुला लग्न में देवगुरु सर्वाधिक योग कारक ग्रह नहीं है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि गजकेसरी योग का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस योग के
प्रभाव में कमी होगी। अब सवाल उठता है कि देव गुरु बृहस्पति क्या है? सर्वाधिक शुभ ग्रह। ऐसा सर्वाधिक शुभ ग्रह रोग रिपु ऋण से संबंधित समस्याओं में ही अगर अपने सभी बलों को वो समाप्त कर दे तो सीधी सी बात है इस योग की महत्ता तो कम हो ही जाएगी। ये पूजा लामा जी हैं, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न, गुरु शुक्र लग्न में, सिंह राशि में चंद्रमा, कर्क राशि में राहु, तुला में 19 अंश पर सूर्य के साथ अस्त और वक्री बुध राहु की महादशा कैसी होगी? कन्या लग्न गुरु शुक्र लग्न में ही है, सिंह राशि में चंद्रमा है, सिंह राशि है, और कर्क राशि में राहु है। मैं आपको बता दूं कि कन्या लग्न में कर्क राशि में अगर राहु बैठे हैं तो लाभ भाव में बैठे हैं। सीधी सी बात है कि राहु की महादशा कन्या लग्न की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि को राहु अपनी ही राशि मानते हैं। फलस्वरूप अगर देखा जाए तो यह राहु की महादशा आपके लिए श्रेष्ठ फल। अब देखिए, राहु का अपना जो स्वभाव है, चिड़चिड़ापन, टेंशन, भय, विवाद, वो अलग चीज़ है, लेकिन राहु की महादशा की चर्चा करें तो वो आपके लिए शुभप्रद, लाभप्रद अवश्य होगी। अक्षय सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है क्या नौमांस में नीच राशि तुला के सूर्य पर मकर राशि में शनि की दृष्टि, जो कि शनि के उच्च राशि तुला पर है, क्या यह सूर्य का नीच भंग होगा? चंद्र की दृष्टि सूर्य पर है नौमांस में, नहीं, ये नीच भंग नहीं होगा, क्योंकि असल में देखें तो ये तो सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ना ऑलरेडी सूर्य को कमजोर कर देता है, सूर्य को खराब कर देता है। तो यह नीच भंग की तो हम बात ही नहीं करेंगे, बल्कि सूर्य को और कमजोर हुआ ऐसा कहेंगे। ये नीच भंग की स्थिति नहीं है। सूर्य जन्मांक में कैसे हैं इसकी स्थिति को देखिए। नौमांस में जैसा आपने कहा वो नीच राशि में तो नीच के समान ही फल दे रहे हैं, ये तो तय हुआ। अगर कहीं जन्मांक में भी नीच राशि में हुए तब तो ये फिर राजयोग भंग की स्थिति हो जाती है। फिर उस अवस्था में सूर्य की आराधना करिए। और अगला जो प्रश्न है ये प्रीति दुबे हैं, इन्होंने पूछा है कुंडली में अगर शश महापुरुष योग हो परंतु शनि मृत हो तो क्या योग का कोई शुभ फल नहीं मिलेगा या नीलम पहनना सही होगा? तुला लग्न धनु राशि। देखिए, शश महापुरुष योग है और शनि योग कारक ग्रह ही मृत अवस्था में है, तो सीधी सी बात है योग का जो प्रभाव है वो तो थोड़ा कम ही हो जाएगा। इस स्थिति में आपको जरूर योग को बल देने के लिए, चाहे तो आप शश महापुरुष को बल देने के लिए एक नीलम धारण कर सकते हैं, नीलम अवश्य पहनिए। उदित जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न में गुरु 7वें भाव में, चलित में 8वें में और शनि 9वें में, चलित में 10वें घर में कैसा फल देगा? ये अगले भाव का प्रभाव आप बता रहे हैं। जैसे कर्क लग्न में गुरु सप्तम में बैठे हैं, मकर राशि में, नीच राशि में, लेकिन चलित में अगले भाव का फल दे रहे हैं, तो नीच राशि में है लेकिन फल अगले भाव का दे रहे हैं, नीच का फल नहीं दे रहे हैं। और वहीं चलित में आपने जैसा बताया कि शनि 9वें में है, तो देखा जाए तो भाग्य भाव में है लेकिन फल भाग्य का न देकर के कर्म का दे रहे हैं। आपने पूछा नौकरी में दिक्कत आएगी, नहीं, नौकरी में दिक्कत क्यों आएगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो शनि की बात अगर करें तो शनि भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य का फल न देकर के कर्म का फल दे रहे हैं। ठीक है, कर्म के भी वो कारक हैं, लेकिन भाग्य का फल देते भाग्य भाव में बैठ करके तो ज़्यादा अच्छा होता है। अंकित जी हैं, इन्होंने पूछा है कि धनुलग्न की कुंडली में अगर शनि षष्ठ भाव में वृषभ राशि में बैठे हों और शुक्र दशम भाव कन्या राशि में बुध के साथ युति करके नीच का बैठा हो तो शनि शत्रुहंता योग का प्रभाव कितना देगा? धनुलग्न की कुंडली में अगर शनि षष्ठ भाव में बैठे हैं वृषभ राशि में और शुक्र दशम भाव में कन्या राशि में, अच्छा आपका कहना है कि अगर शुक्र नीच राशि में है तो क्या शनि शत्रुहंता योग का प्रभाव देंगे? मैं आपको बता दूं 100% देंगे, क्योंकि शनि आपने जैसा कहा कि शुक्र कन्या राशि में बुध के साथ बैठे हैं, तो कन्या राशि में बुध के साथ बैठे, फलस्वरूप बुध का के साथ होने के कारण शुक्र का नीचत्व भंग हो जाएगा। और यहाँ शनि षष्ठ के कारक हैं ही, यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठ करके निसंदेह शत्रुहंता योग का प्रभाव देंगे और श्रेष्ठ प्रभाव देंगे। ज्योति रंजन मिश्रा जी का प्रश्न है सिंहलग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में केतु के साथ चंद्रमा और मंगल हैं, तृतीय भाव में सूर्य 4 डिग्री बुध और शुक्र, नवम भाव में गुरु वक्री 0 डिग्री पर, कोई अस्त नहीं है। शनि चतुर्थ भाव में क्या फल होगा? कौन सा रत्न धारण करना उचित होगा? सिंहलग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में केतु के साथ चंद्रमा और मंगल हैं, तृतीय भाव में सूर्य हैं, तो सिंह कन्या तुला नीच राशि में, बुध और शुक्र नवम भाव में, बुध और शुक्र तृतीय भाव में, सूर्य बुध और शुक्र नवम भाव में जो है गुरु हैं वक्री 0 डिग्री पर, कोई अस्त नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि सिंहलग्न की कुंडली में आप गुरु का ही रत्न धारण करके देखिए, गुरु के रत्न से आपको फायदा मिलना चाहिए, गुरु को बल मिलेगा। और ना हो तो तब तक आप गुरु के रत्न को पहनने से पहले एक सोने का छल्ला बनवा करके तर्जनी उंगली में धारण करिए। इससे जब लाभ मिले आपको पर्याप्त तो इसके बाद आप चाहें तो पुखराज भी धारण कर सकती हैं। और शनि चतुर्थ भाव में क्या फल होगा? अकेला शनि चतुर्थ भाव में ठीक नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। वैसे शनि चतुर्थ भाव में मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि भूमि भवन वाहन के
ये सुखों में वृद्धि कराने वाले हैं, भूमि भवन वाहन का ये पर्याप्त सुख दे देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चतुर्थ भावस्थ शनि की अगर चर्चा की जाए तो शास्त्रकारों ने कहा है कि ये वृद्धावस्था खराब कर देते हैं। वृद्धावस्था में परेशानियां आने लगती हैं, वृद्धावस्था में कष्ट होता है। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं होता, लेकिन मैंने जब भी फिलहाल आपने जो प्रश्न पूछा है मुझसे, गुरु के रत्न को की तरफ बढ़िए, गुरु का रत्न या सोने का एक छल्ला तर्जनी में धारण करिए। अगला जो प्रश्न है ये आदित्य कर्माकर का है। इन्होंने पूछा है वृषभ लग्न की कुंडली और शुक्र 18 अंश 12 कला 12वें भाव में अवयोग तथा विपरीत राजयोग, आगामी शुक्र की महादशा में शुभ प्रभाव होगा या अशुभ? वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में, मैं आपको बता दूं कि ये अवयोग है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि लग्नेश जब भी 12वें भाव में जाकर के बैठेंगे तो अवयोग मान्य होगा। परंतु शुक्र को 12वें का दोष नहीं होता है, और आपने जैसा बताया कि 18 अंश 12 कला पर बैठे हैं, तो मेष राशि में बैठे ये शुक्र रिजल्ट करने वाले हैं। और आपने जैसा कहा कि विपरीत राजयोग, ठीक है, आगामी शुक्र की महादशा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। प्रिय दर्शकों, इस जगह की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर एक गुरु जी निवास किया करते थे, अब वो जीवित नहीं हैं, मार्कंडे ब्रह्मचारी जी, उनका नाम लेना ऐसे क्योंकि उनको चलती फिरती लाइब्रेरी कहा जाता था। अब आप इस शब्द का मतलब समझते होंगे, चलती फिरती लाइब्रेरी। जी, ज्ञान का वो अद्भुत विशाल सागर थे, और कहते थे, कहा जाता, मैं उनसे एक बार बस उनके दर्शन कर पाया था, कहते हैं कि मतलब उनसे पूछिए बस, और कहाँ से निकला है, क्या है, सब उनको, जैसे लाइब्रेरी में किताब में लिखा होता है वैसे उनको पता था। तो यहाँ उन्होंने साधना किया, तपस्या किया। इस जगह की बात अगर करूँ तो अब ये कहना तो बड़ा हो जाएगा कि मैंने क्या किया है, लेकिन जब भी कभी समय मिलता था वाराणसी से पटना जाने से पूर्व, तो पूजा पाठ के लिए मैं सबसे ज़्यादा इसी जगह को चुनता था। अकेले बैठ कर के कोई जप तप करना हो तो इसी जगह को मैं सदैव चुना करता था, क्योंकि इस जगह में अद्भुत, आपको जैसा मैंने बताया, नीचे गंगा जी हैं यहाँ पर, और अभी तो मान लिया जाए कि ये दोपहर का समय है, तो बगल में गंगा जी में गुजर रही जो नावें गुजर रही हैं वो थोड़ा आवाज़ करें, नहीं, शाम होने के बाद यहाँ पर एकदम शांति हो जाती है, एकदम शांति। तो उस अवस्था में केवल वही लोग दिखाई पड़ेंगे जिनको जप तप करना है, दूसरा कोई आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बड़ा सुरम्य और बहुत शांत जगह है। कभी भी मौका मिले किसी को, जब आप वाराणसी आते हों तो यहाँ आकर के जरूर जप करिए थोड़ा। राजेंद्र राजपूत हैं, इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न और लग्न में मंगल, दूसरे भाव में शनि, क्या आयु कमजोर होगा? मिथुन लग्न और लग्न में मंगल, शनि दूसरे पर, देखिए शनि की दृष्टि अष्टम पर है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी आयु को बचाने वाला है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मिथुन लग्न में मंगल सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं, वो आपके लग्न में बैठे हैं और रोगेश बनकर के लग्न में बैठे हैं, फलस्वरूप स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी तो रहेगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो जीवन काल में आने वाली, लेकिन आयु को लेकर के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, ये लग्नगत मंगल जो है आपको क्रोधी बहुत ज़्यादा बना देंगे। नीलेश ठाकरे हैं, इन्होंने पूछा है कि कुंडली में गुरुदेव 11वें भाव में शनिदेव बैठे हैं, कुंडली में गुरुदेव 11वें भाव में शनिदेव, अच्छा, ओहो, ये गुरुदेव मेरे लिए संबोधन है, ओके 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 ओके, 11वें भाव में शनिदेव बैठे हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, कुंभ राशि है, जिसको भी दिया डूब गया, अभी बहुत कर्जे में हूँ जिससे मेरा विकास बाधित हुआ है, कृपया उपाय भी बताइए। 11वें भाव में शनिदेव हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो वृश्चिक लग्न में तो सीधी सी बात है कि षष्ठ भाव में मंगल की राशि हो जाती है, आप किसी को कर्ज दे ही नहीं सकते हैं, कर्ज देने का यहाँ योग ही नहीं बनता। आप मेरे कार्यक्रमों में हमेशा इस बात को सुनते रहे हैं, कर्ज तो आप दे ही नहीं सकते हैं, कर्ज दिया है तो पैसा तो डूबना ही डूबना है। अब निकालने के लिए कौन सा उपाय बताऊं? ये जरूर कह सकता हूं कि लाभ भाव में शनिदेव हैं, थोड़ा विलंब से ही काम कराते हैं, लेकिन धनागमन आपके पास इतना जीवन काल में हो जाएगा कि फिर से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे कमाने की सोचिए, अब जो गंवा दिया उसके बारे में मैं क्या कहूँ। हाँ, षष्ठ भाव में मंगल की राशि हो, मंगल की दृष्टि हो तो पैसा लगभग डूब ही जाता है। वैसे गाहे बगाहे मैंने कई बार कई उपाय राशि फलों में बताए हैं, उनको सुनते रहिए, उनको करिए, हालांकि गया हुआ पैसा आना कहाँ इतना आसान होता है। शाश्वत पांडे हैं, इन्होंने पूछा है अगर मंगल 11वें भाव में हो और सिंह लग्न की कुंडली हो, 5वें भाव में स्वगृही देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो, तब भी क्या ऋण देना गलत है? मंगल 11वें भाव में हो और सिंह लग्न की कुंडली, मंगल की दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है, बिल्कुल देना गलत है। आप बिल्कुल ऋण मत दीजिए, देंगे तो पैसा फंसेगा, बिल्कुल मत दीजिए। और गौरी जी हैं, इन्होंने पूछा है सिंह लग्न की कुंडली, कन्या राशि में 4 ग्रह बैठे हैं, गुरु, चंद्रमा, शनि, शुक्र, मंगल, चौथे भाव में राहु, 12वें भाव में, चौथे भाव में मंगल, चौथे भाव में राहु, 12वें भाव में, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सिंह लग्न की कुंडली,
कन्या राशि में सिंह कन्या यानी द्वितीय भाव में 4 ग्रह बैठे हैं और गुरु चंद्रमा शनि शुक्र मंगल का चौथे भाव में होना यानी आपकी मांगलिक हैं, राहु 12वें भाव में। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि आप मांगलिक हैं और कुंडली मिला करके अगर विवाह न हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी। सो कुंडली मिला करके ही विवाह आपका होना चाहिए। और लोकेश शर्मा का प्रश्न है कि धनु लग्न कुंडली में शुक्र 0 डिग्री पर है तो क्या करें? वैसे अगर आपने मेरे उस सूत्र के संदर्भ में कहा है जहां मैंने कहा कि अगर आपकी कुंडली का अकारक ग्रह मृत अवस्था में है तो ये अच्छा है, तो अच्छा है। लेकिन शुक्र हमारे जीवन काल में ऐश्वर्य के कारक है, भोग के कारक हैं, सुखों के कारक हैं। इनका 0 डिग्री पर होना भी बहुत अच्छा नहीं। तो आप क्या करिए, एक चांदी का छल्ला इस छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में शुक्रवार के दिन धारण करिए और साथ ही साथ कबूतरों को दाना डाला करिए। इससे आपको लाभ भी मिलेगा, शुक्र को बहुत बल नहीं जाएगा, आपका काम उससे बन जाएगा। और मुकेश सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कुंभ लग्न और मकर राशि कुंडली में लग्नेश द्वादशेश अष्टम में और षष्ठेश द्वादश में, अष्टमेश षष्ठम में ये विपरीत राजयोग है या नहीं और जीवन पर कैसा प्रभाव होगा? देखिए कुंभ लग्न और मकर राशि की कुंडली में आपने कहा कि लग्नेश और द्वादशेश अष्टम में बैठे। लग्नेश जब अष्टमस्थ हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। विपरीत राजयोग का ये पहला शर्त है कि लग्नेश बली होने चाहिए। बिना लग्नेश के बली हुए विपरीत राजयोग का संपूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाता है। तो विपरीत राजयोग को अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं तो लग्नेश को बलवान करिए। लग्नेश बली होंगे तभी विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। और जैकलिन दास जी हैं, इन्होंने पूछा है कि अगर विष योग हो, दोनों चंद्रमा और शनि सूर्य से अस्त हो तो विष योग के प्रभाव में कमी आएगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल आएगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि अगर अस्त हो गए हैं दोनों तो कमी आएगी। लेकिन आपको इसका प्रभाव समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी तो आपने कहा ना कि सूर्य के से अस्त है, यानी अमावस्या के चंद्रमा है। विषयोग कुंडली में होने से केवल मानसिक अशांति नहीं, वरन दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जीवन के कई क्षेत्रों में परेशानी, डिप्रेशन की शिकायत इत्यादि हो जाती है। अस्त होने से इतना लाभ आपको मिलेगा कि बाकी के फील्ड तो बच जाएं, परंतु मानसिक अशांति से मुक्ति नहीं मिलेगी। वो मानसिक अशांति तो आपको तब भी देखनी है। विषयोग का आपने प्रश्न पूछा, आइए छोटे से भोलेनाथ हैं, इनका आपको दर्शन करा देता हूं। इनके दर्शन के साथ ही हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। भोलेनाथ, जैसा अभी थोड़ी से मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, छोटे से भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ छोटे तो हो ही नहीं सकते हैं, वो कहीं भी हों, कैसे भी हों, भोलेनाथ हैं तो सब कुछ है। आप इनका दर्शन करिए। विषयोग का प्रश्न इन्होंने पूछा गौरी जी ने। तो प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, ये जगह बहुत समृद्ध नहीं है। आपको एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ये जगह बहुत समृद्ध नहीं है। यहाँ पर गणेश जी हैं और ये गणेश जी का मंदिर है और ये यहाँ पर भोलेनाथ है। ये बहुत छोटा जगह है लेकिन तपस्थली है। शांति से बैठ करके अगर शाम के समय में, सुबह के समय में आप आ जाएं तो आपको केवल और केवल आनंद मिलेगा। जब तब आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के अर्क विनायक की सन्निधि में आपके प्रश्नों के जवाब देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो ये कार्यक्रम 1-2 वर्ष हो गए लगभग करते हुए, लेकिन यहाँ बैठ कर के प्रश्नों का जवाब देना, अर्क विनायक की सन्निधि में बैठ कर के जवाब देना अद्भुत है। और अब ये सुख आगे भी हम सभी को प्राप्त होता रहेगा। आप सभी वो दर्शक जिनके प्रश्न इस कार्यक्रम में मैंने आज सम्मिलित किया हुआ है, चाहे वो कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा हो, सवाल आपके जवाब हमारे हो, आप अपने प्रश्न किसी भी कार्यक्रम के कमेंट में लिख दीजिए, वहीं से चुनाव होगा। और आगे मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि किसी न किसी, चाहे वो छोटा ही जगह क्यों ना, क्योंकि बड़े जगहों को तो आप सदैव कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं, लेकिन इन छोटे जगहों का भी बड़ा महत्व है काशी में। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।